अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने हफ्तावार प्रोग्राम पाकिस्तान अफेयर्स के साथ मैं राजा आतिफ जुल्फ़कार आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के इस प्रोग्राम में आपके साथ हम बहुत सारी बातें करेंगे और हमारे साथ हमारे मेहमान भी होंगे। लेकिन प्रोग्राम के शुरू कर में ही एक ऐसी खबर दे दें जो वैसे मुझे तो नहीं अच्छी लगी, खैर किसी को भी नहीं अच्छी लगेगी। और वो ख़बर है जनाब पेट्रोल की कीमत में इजाफे के हवाले से। गुज़श्ता रात चूँकि पेट्रोलियम की कीमतों में रद्द-बदल होता है, तो गुज़श्ता रात फिर रद्द-बदल हुआ। तो जो पेट्रोल की कीमत में इजाफ़ा है वो ₹9.66 फ़ी लीटर हुआ है और ये अब इसकी कीमत जो है 289.41 रुपए हो गई है। यानी तकरीबन आप ₹290 समझ लीजिए, ₹290 इसकी कीमत में इजाफ़ा हो गया। अलबत्ता जो हाई स्पीड डीज़ल है उसकी कीमत में कमी हुई है और वो आटे में नमक के बराबर ही हुई है और वो हुई है जनाब ₹3.32 फ़ी लीटर कम हुई है और उसकी जो अब नई कीमत है वो ₹282.24 हो गई है। और इस हवाले से गुज़श्ता शब फ़िनांस डिवीज़न ने हुकूमत पाकिस्तान की उन्होंने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अभी आते हैं जनाब अपने प्रोग्राम की हम उन चीज़ों की तरफ जिन पर आज बात करनी है। एजाज़ सैयद साहब हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। एजाज़ सैयद साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का। इस वक्त जनाब एक बहुत इम्पॉर्टेंट मामला है और मुझे इस चीज़ का इल्म है बड़ी अच्छी तरीके से कि आप उस मामले को बड़ा परसू कर रहे हैं, क्योंकि मुझे मेरे इल्म में है कि आप ना सिर्फ ये कि फ़ॉरेन अफेयर्स की बीट करते हैं बल्कि वजारत दाखिला की भी बीट करते हैं। तो जो हाल में ही एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या हुआ दहशत गर्दी का, जिसमें एक ख़ुदकुश हमले में जो 6 चीनी बाशिंदे जो हैं वो हलाक हुए और साथ एक पाकिस्तानी ड्राइवर था वो भी जाँ भाग हुआ। उसकी मुझे पता है कि आप उसके बड़े पीछे पड़े हुए हैं और उसकी तफ्तीश कर रहे हैं, क्योंकि चीनियों का मामला है तो फ़ॉरेन अफेयर्स उसमें इन्वॉल्व है और दहशतगर्दी का मामला है तो वजारत दाखिला इन्वॉल्व है और ये दोनों बीट्स आप करते हैं। तो ज़रा हमें ये बताइए कि ये जो मामला है, ये जो तफ्तीश हो रही है, हमें पता चला है कि चीनियों पर मुश्तमिल भी उनकी इंटेलिजेंस के लोग भी पाकिस्तान आए हैं इस केस की तफ्तीश के लिए और पाकिस्तान की जो एजेंसियां हैं वो भी इसकी तफ्तीश कर रही हैं। तो ये तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है और इसकी अपडेट्स क्या हैं? और ऐसा बात यह है कि जो चीनियों पर हमला हुआ है उसकी तहकीकात पाकिस्तान के खुफिया इदारे सिक्योरिटी एजेंसियां कर रही हैं। और हमारे पास जो इतलात आई है वो ये है कि अब तक जो खुदकुश हमला आवर ने जिस गाड़ी को इस्तेमाल किया था उस गाड़ी की कुछ तफसीलात हासिल कर ली गई हैं। तहम ये तहकीकात काफी हद तक सीक्रेट रखी जा रही हैं और इस हवाले से जो पेशरफ्त है वो इसलिए बाहर बयान नहीं की जा रही क्योंकि जो असल मास्टरमाइंड्स हैं उनको पकड़ा जा सके। तो फिलहाल तो यही है, जो ही इसके ऊपर कोई फर्दर अपडेट आई तो आपको आगाह करेंगे। अच्छा एजाज सैयद, एक बड़ा एक खुशगवार सा एहसास होता है बंदे को। हमने देखा कि कल जो है वो ईस्टर के मौके पर मरीम नवाज शरीफ जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो चर्च में भी गई और ना सिर्फ चर्च में गई बल्कि उससे मुल्हिका जो मसीही आबादी है उसमें भी गई और वहाँ पर वो जो मसीही ख़वातीन थी उनसे मिली, गले लगा कर उनके मिली, उनके पास बैठी। बुज़ुर्ग ख़वातीन थीं, उन्होंने उनको बेटी कहा और उन्होंने कहा जी हमारी बेटी घर आई है। और मरीम नवाज़ के जेस्चर भी ऐसा ही था और ऐसा लगता था जैसे इर्द गिर्द की जो सारी आबादी है जो है हमारे ईसाई भाई हैं, जो पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी अक़लियत है, वो वहाँ पर जमा हो गए थे और उन्होंने मरीम नवाज़ शरीफ का बड़ा इस्तकबाल भी किया। और मरीम नवाज़ शरीफ ना सिर्फ वहाँ पर गईं बल्कि उन्होंने ना सिर्फ मिली, उनके साथ बैठी, बल्कि उनको ईस्टर की मुबारकबाद भी दी और उनको तोहफ़े भी दिए और उनको बाकायदा तौर पर ईदी भी दी। अच्छा, ये बात अब कही जा रही है कि गुज़श्ता 131 साल में ये पंजाब की पहली हुक्मरान हैं जो कि किसी चर्च में गई हैं और अक़लियती बरादरी जो हमारी ईसाई बरादरी है उनके पास गई हैं। एक तो वो ख़ातून वज़ीर आला भी पहली हैं और फिर चर्च में भी जाना, तो ये कैसा जेस्चर है इस जो पोलराइज्ड हमारा इस वक्त एक माशरा चल रहा है हमारा पाकिस्तान के अंदर, उसमें जो मरीम नवाज शरीफ का ये जो जाना है उसको आप कैसे देखते हैं? और ऐसा बात यह है कि पंजाब में मरीम नवाज अगर चर्च में जाती हैं तो ये बड़ा अच्छा सिग्नल है। और आई विश के जितनी भी हमारी पंजाब के अंदर नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं उनके पास जाना चाहिए। हमारे तमाम वज़राए आला को खाली क्रिश्चियन कम्युनिटी नहीं है बल्कि हिंदू कम्युनिटी वहां पर मौजूद है, सिख कम्युनिटी मौजूद है, उनके पास भी जाना चाहिए। तो जो यूनिटी का इत्तेहाद का जो पैगाम है वो टॉप लेवल पे ही जा सकता है। तो मरीम नवाज ने जो चर्च में गई है मेरे ख्याल में बहुत अच्छा इकदाम किया। अच्छा शाह जी, एक मामला बड़ा अजीब सा चल रहा है वैसे तो।
हमारे मुल्क में रोज़ ही नई से नई खबर फूटती है और हर रोज़ ऐसे लगता है कि जैसे ये जो खबर आई है यही सबसे बड़ी खबर है, लेकिन अगले दिन पता चलता है कि जी कोई और कट्टा खुल गया और वो जिसे कहते हैं कि हम नए कट्टे के पीछे भाग पड़ते हैं, वो पिछला मामला उधर ही रह जाता है। इस वक्त बिलाशुबा पाकिस्तान का जो सियासी मंजरनामा है, जो सहाफ़ती मंजरनामा है, इन दोनों मंजरनामों पर एक चीज़ डोमिनेट कर रही है और वो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त। 6 जजेस के ख़त पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अपना फुल कोर्ट की मुशावरत के साथ प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की और उसके ऊपर कमीशन बन गया। जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी जो जस्टिस रिटायर्ड हैं, साबिक़ चीफ जस्टिस हैं, वो उस कमीशन के उन पर मुश्तमिल वो कमीशन बना दिया गया। तो अब एक और अजीब सा मामला हो रहा है कि मतलब इसके ख़िलाफ़ भी बातें की जा रही हैं। कोई लोग जो हैं वो इस कमीशन से मुतमईन नहीं हैं, कुछ लोग मुतमईन हैं। तो ये चल क्या रहा है और अब आपको ये जो जस्टिस रमदे वाला कमीशन है, इससे क्या तवक्कुआत वाबस्ता कर सकते हैं आप भी, हम भी और जो हमारे सारी पाकिस्तानी कौम भी? देखिए, जो कमीशन बना है इसने तहकीकात करनी है और मेरा ये ख्याल है कि कमीशन कोई ठोस तरीकाकार नहीं है मुल्जमान को कटहरे तक लाने के लिए। माजी में भी आपको पता है मुतअद्दिद कमीशन बने हैं और उनके नतायज जो हुए हैं वो मेरे और आपके सामने हैं। लेट्स सी कि कमीशन क्या कर पाएगा, क्या लोगों के नाम ले पाएगा। मेरा ख्याल बड़ा मुश्किल काम है। लेट्स सी इसमें होता क्या। एजाज सैयद, इस वक्त सिचुएशन ये है कि 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं, बिल आखिर वो एक से कहते हैं कि एक ब्रेक थ्रू हो गया है और उसका पहला फ़ैसला आ गया है। आपके इल्म में है कि गुजरांवाला की इंसदाद दहशत गर्दी की जो अदालत है, वहाँ से ये फ़ैसला आया है और जो इंसदाद दहशत गर्दी की जज हैं नताशा नदीम साहिबा, उन्होंने 51 मुल्ज़मान को जुर्म साबित होने पर मुख्तलिफ सज़ाएँ सुना दी हैं। ये सज़ा तो उन्होंने सुना दी, इससे पहले बहुत ज़्यादा बेचैनी भी पाई जाती थी लोगों में कि जी अब 1 साल होने को आया है तो इन केसेस पे फ़ैसले क्यों नहीं आ रहे। एक तो वो मामला ना जो सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है मिलिट्री ट्रायल्स के हवाले से, वो तो अपनी जगह पे, लेकिन एक थी कि भाई जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत में केसेस हैं उनका फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा। अब फ़ैसला तो आ गया, लेकिन फ़ैसले के बाद हुआ क्या? हुआ ये जिसकी कम से कम मुझे तो बहुत ज़्यादा तवक्को थी और वो ये थी कि जज साहिबा की ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी और वो ट्रोलिंग माशाल्लाह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है उसने वो शुरू कर दी है। उनको जो है ट्रोलिंग का निशाना बनाया जा रहा है। इसी तरह जो इन जजेस के लेटर के जवाब में जो कमीशन बना, उस कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड रमदे हैं। जस्टिस रिटायर्ड रमदे वो बेचारे कमीशन के सरबराह तो बन गए, लेकिन ट्रोलिंग उनकी भी शुरू होगी। हमने पहले भी कहा था कि ये जिसको भी तैनात किया जाएगा इस कमीशन की सरबराही के लिए या नामज़द किया जाएगा इस कमीशन के लिए, तो उनके लिए ये बहुत मुश्किल होगा क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा धमकियां भी बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। तो ये अब मामला वही हुआ। जज नताशा नदीम साहबा को भी ट्रोलिंग शुरू हो गई है और जस्टिस रिटायर्ड रमदे की भी ट्रोलिंग शुरू हो रही है। तो ये चल क्या रहा है कि कैसे ये चलेगा मामला, कैसे चलेगा आइन, कैसे चलेगा कानून? यहाँ पर तो कोई किसी को चलने ही नहीं दे रहा। क्या कहते हैं आप इस हवाले से? अजीब बात यह है कि ये जो ट्रोलिंग हुई है जज साहिबान की या कमीशन की, ये दरअसल इस बात का इजहार है कि लोग जो है वो इस सिस्टम के ऊपर एतमाद करना छोड़ रहे हैं। और बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस सिस्टम के ऊपर कि जो जिस बंदे के ऊपर भी कोई जिम्मेदारी आयद होती है, वो जज हो या कमीशन का सरबराह हो, तो लोग सडनली उस पर अदम एतमाद करना शुरू कर देते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इसमें जो लीड ले रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ट्रोल्स हैं वो चाहते हैं कि हर कोई ही मुतनाज़ा हो जाए। मेरे ख्याल में हमें किसी न किसी पर एतमाद करना पड़ेगा। अगर हम एतमाद नहीं करेंगे तो बात आगे नहीं बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज सैयद। मैं अपनी तरफ से भी और अपने नाज़रीन की तरफ से भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, आपने एजाज सैयद की गुफ्तगू सुनी, इन चारों जो अहम मौज़ूआत पर उन्होंने अपना मौक़िफ़ आपके सामने रखा। आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है। आज के दिन में जो 2 बड़े इम्पॉर्टेंट केस हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही लगे हुए हैं और एक केस तो मैंने आपसे अपने गुज़श्ता व्लॉग में भी अर्ज़ की थी कि वो जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद, जावेद चौधरी, मंसूर अली ख़ान और शाहिद मित्तला, ये जो आखिरी 3 हैं, ये साफ़ी हैं तीनों। इनके ख़िलाफ़ एक पटिशन फ़ाइल की हुई है मोहम्मद आतिफ़ अली नामी शहरी ने। तो उस पटिशन की भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत होना है और उस पटिशन में उन्होंने ये इनके तो ख़िलाफ़ पटिशन किया, लेकिन इसके अलावा जो फ़रीक बनाया वो DGFIA समेत हुकूमत पाकिस्तान को बनाया कि जी ये जो 2 हमारे साबिक़ जर्नैल हैं
इन्होंने जो है वो इनके ऊपर पाबंदी थी, 2 साल तक ये कोई बात नहीं कर सकते थे, लेकिन इन्होंने बकौल उस मुद्दई मोहम्मद आतिफ अली के, और उसका मौक़िफ़ दुरुस्त है या गलत है ये तो अब अदालत बताएगी, कि उन्होंने जनाब अपने उस कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी की है और वो बोले हैं मुख्तलिफ सियासी मामलात में, बल्कि उन्होंने तो ये भी इल्ज़ाम लगाया कि जिन्होंने झूठ बोला है। तो अब ये मामला जो है ये इसकी अब समाअत हो रही है। अभी तक इसकी जो बाकायदा समाअत है जिसमें आप ये कह सकें कि वकला दलाइल दिया, वो अभी तक नहीं हुई थी, सिर्फ नोटिस वगैरह ही हुए थे। पिछली तारीख पर वकील साहब नहीं आए हुए थे तो समाअत नहीं हो सकी थी। तो आज इसकी जो समाअत है वो हो रही है, और उसके साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट केस वो भी आज उसका भी उस पर भी पेशरफ्त होगी, और वो है जनाब इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को जो तोशा खाना केस में सज़ा सुनाई गई थी, वो घड़ियों चोरी वाला केस जी। और वो उस केस मतलब ये तो घड़ी तो एक उसकी सिंबल है ना, बस काफ़ी सारी घड़ियाँ और बहुत सारी चीज़ें, बुशरा बीबी का भी नाम इसीलिए बीच में। तो उनको दोनों को सज़ाएँ हुई थी, उनकी अपील जो है वो लगी हुई थी। तो उन अपीलों की जो समाअत है वो आज शुरू हो रही है। चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस गुल हसन औरंगज़ेब साहब इस मुकदमे की समाअत करेंगे, और जो कल जो है आज तो ये समाअत होगी, कल जो है वो साइफ़र वाले केस की अपील की भी समाअत होगी, जो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अपनी अलग अलग अपीलें दायर कर रखी हैं। तो आज भी ये दोनों मियाँ बीवी की अलग अलग अपीलें, और कल जो है इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलें, उनकी समाअत होगी। देखते हैं क्या मामला निकलता है। यहाँ पर जाते जाते आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करनी है, और वो रिक्वेस्ट ये है कि हमारे बहुत सारे नाज़रीन, आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज़ टू यू से मोहब्बत करते हैं, हमारी हौसला अफजाई करते हैं, और बिलखसूस उस वक्त हमारी ज़्यादा हौसला अफजाई होती है जब हमारे लिए आप कमेंट्स करते हैं। कमेंट्स में अब सभी कमेंट्स में जवाब देना पॉसिबल नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है एक ही दिन में 2 व्लॉग करना और अपने नाज़रीन को मुल्क भर की ख़बरों से अपडेट करना, उनके लिए एक्सक्लूसिव ख़बरें निकालना, उनकी तस्दीक करना, और फिर उनमें से कितनी देनी है कितनी नहीं देनी, वो हर ख़बर पूरी देने वाली नहीं भी होती। लेकिन उस पे आप लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, अपने कमेंट्स करते हैं। लेकिन जो बाज़ औक़ात थोड़ा सा मुश्किल होता है सब लोगों को जवाब देना। मैंने जैसे कि भी आपको बताया कि टाइम का बड़ा इशू होता है, लेकिन ये बात अपने ज़हन में रखिए कि हम तमाम के तमाम कमेंट्स को पढ़ते ज़रूर हैं। हमें पता है कि कौन से हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमें रेगुलर कमेंट्स करते हैं, और आप लोगों की राय हमारे लिए बड़ी अहम होती है। जो रिक्वेस्ट आपसे करनी थी वो ये थी कि बराए करम जितने लोग भी कमेंट्स करते हैं वो अपना नाम कमेंट के शुरू में या आखिर में ज़रूर लिखा करें, और जहाँ से वो कमेंट्स कर रहे हैं दुनिया के जिस भी हिस्से में मौजूद हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखा करें, पाकिस्तान के जिस शहर में मौजूद हैं उस जगह का नाम ज़रूर लिखा करें। इससे हमें ये अंदाज़ा होता रहता है कि आप लोग कहाँ कहाँ से बात कर रहे हैं, तो एक पल्स हमें मिल जाती है जो हमें अपने प्रोग्राम का मेयार बढ़ाने के लिए, अपने इस चैनल का मेयार बढ़ाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद होती है। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।